गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में चालन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था वैक्यूम में शुरुआत में विद्युत चुंबकीय तरंगों में चालन है वह प्रकाश के वेग से होता है 10 to 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास टू मीडियम रहेंगे, एक रह जाएगा चालक, एक रह जाएगा अचालक। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगे चालक माध्यम में उनका वेग कितना होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था मैक्सवेल समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति, उनकी समन्वय एवं पूरी क्रियाशीलता केवल मैक्सवेल के समीकरणों पर ही आधारित रहेगी। मैक्सवेल समीकरण हमारे पास चार है, जिसमें पहला चारों समीकरण चार नियमों पर आधारित है, जैसे गाउस का नियम, फैराडे का नियम और एम्पियर का नियम, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में चालन और अचालन के नियमों के सापेक्ष में। अब चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमारे पास हम मानते हैं कि माना विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युतशीलता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युतशीलता एफ फाइनो है ना, पारगम्यता को म्यू से और चालकता सिग्मा है, जो कि जनरल नॉलेज के अनुसार हमारे पास छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि सिग्मा एफ फाइनो स्थिरता, पारगम्यता रह जाएगी हमारे पास म्यू, परमिटिविटी और चालकता सिग्मा। एक हमारे पास धारा घनत्व के सापेक्ष चालकता की जो वैल्यू होती है वो होता है J बराबर सिग्मा E। ये हमारे पास चालकता के सापेक्ष घनत्व रह जाएगी और ये रह जाएगी हमारे पास गतिशीलता या चुंबकीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। मैक्सवेल समीकरणों में पहला है हमारे पास डेल ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास पारगम्यता या विद्युतशीलता ये वैल्यू रह जाएगी जीरो। डेल डॉट डी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू जीरो। यदि हमारे पास इस समीकरण में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो विद्युत तीव्रता यानी ई इसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो के इक्वल में ही आएगी। दूसरा समीकरण था हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्टिव, तो डेल डॉट ई है हमारे पास पैरेलल, दोनों ही स्थितियों में n इक्वल टू जीरो ही रहेगा। अब हमारे पास इक्वल टू तीसरा समीकरण एम्पियर के नियम पर आधारित, डेल क्रॉस ई इक्वल टू म्यू डेल एच बाय डेल टी। ये हमारे पास मैक्सवेल का तीसरा समीकरण हो जाएगा। चौथे समीकरण में हमारे पास है सिग्मा के बराबर, यानी धारा घनत्व J। J बराबर हमारे पास होगा सिग्मा E। समीकरण में हम यह इफेक्टिव कर सकते हैं कि देखो डेल क्रॉस H इक्वल्स टू हमारे पास J की इक्वल में आ जाएगा सिग्मा E प्लस H साइनो डेल E बाय डेल T। ये हमारे पास इस समीकरण इस प्रकार बन जाएगा। अब हम दोनों समीकरणों को काम में लेंगे। इन बेन इक्वल्स टू हमारे पास जीरो है, इसलिए ये समीकरण काम में नहीं आएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तीसरा समीकरण रह जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू एच, ये इक्वेशन में रह जाएगा। तो हम समीकरण नंबर काम में लेते हैं तीसरा, जो था डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू म्यू डेल एच बाय डेल टी। ये हमारे पास समीकरण था। यदि इस समीकरण में हम डेल क्रॉस से गुणा किया जाए इस समीकरण, तो हमारे पास नई स्थिति बन जाएगी इस समीकरण के लिए डेल वापस क्रॉस डेल क्रॉस ई, और ये समीकरण में यह हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ये गुणा होगा नहीं, ये रहेगा माइनस का म्यू डेल अपॉन डेल टी, और हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ये वाले में डेल क्रॉस एच। ये हमारे पास समीकरण बनेगा। अब हमारे पास इस समीकरण के लिए एक सरल समीकरण है जो कुछ इस प्रकार में रह जाएगी डेल क्रॉस ई। यह समीकरण रह जाएगी हमारे पास डेल डॉट डेल ई के रूप में, एक रह जाएगी माइनस में डेल डॉट ई, डेल डॉट डेल और ई के रूप में एक रह जाएगी माइनस में डेल माइनस डेल डॉट ई के फॉर्म में। अब हम ये जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 के अनुसार
डेल डॉट ई है हमारे पास वैल्यू रहेगी 0। ये वैल्यू 0 होने की स्थिति में हमारे पास ये वैल्यू जाएगी डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर ई, ये वैल्यू जाएगी नेगेटिव में। तो हमारे पास अगला इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास डेल स्क्वायर ई माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा इक्वल्स टू आगे वाली वैल्यू। इसमें हमारे पास डेल क्रॉस एच की वैल्यू समीकरण नंबर 4 के अनुसार माइनस म्यू डेल अपॉन डेल टी। हमारे पास डेल क्रॉस एच इसके सापेक्ष में जो वैल्यू दे जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी सिग्मा ई प्लस म्यू डेल एच के सापेक्ष में ई अपॉन डेल टी। यह हमारे पास डेल क्रॉस एच की वैल्यू है समीकरण नंबर 4 से। अब इस समीकरण में आगे माइनस का डेल स्क्वायर ई, इन समीकरण में हम डेल अपॉन डेल टी का अवकलन करेंगे डेल के सापेक्ष, फिर डेल अपॉन डेल टी का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष। दोनों के सापेक्ष रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी माइनस, इसमें म्यू और सिग्मा दो वैल्यू कांस्टेंट है वह रहेगी बाहर, म्यू और सिग्मा वैल्यू हो जाएगी डेल ई बाय डेल टी वाले में। समीकरण का इसके सापेक्ष अवकलन है तो ये हमारे पास द्वितीय कोटि इस सेकेंड डिग्री में हमारे पास डिफरेंस रहेगा तो इस प्रकार बन जाएगा इक्वेशन माइनस का माइनस म्यू का म्यू ई एफ का है फिर कांस्टेंट वैल्यू तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल स्क्वायर ई डेल टी स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण नंबर बन जाएगी 5 इस समीकरण के अकॉर्डिंग। आगे की स्थिति में देखो माइनस, अगर इस इक्वेशन में हम माइनस को कॉमन लें तो हमारे पास टोटल वैल्यू है प्लस में रह जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार में डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू, ये वाली स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे ये वैल्यू थी म्यू सिग्मा ई डेल ई बाय डेल टी, ये रह जाएगा म्यू एफ है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी सिग्मा ई डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू एफ है डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। हमारे पास नंबर 5 तो टोटल प्लस में रह जाएगी। आगे की स्थिति में हमारे पास यह वैल्यू जैसे ई के रेस्पेक्ट में, ये भी ई के रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंतर्गत हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ई में है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एक है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर का नाम है एच और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वैल्यू ई से। तो हमारे पास दोनों को सम्मिश्र संख्या या तरंग दैर्ध्य के रूप में हम दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे ई के रेस्पेक्ट में जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स ई नॉट की पावर आयोटा ए आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर के हमारे पास रह जाएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट संचलनीयतांक, आर रह जाएगा हमारे पास एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, ओमेगा हमारे पास रह जाएंगे फ्रीक्वेंसी की टाइम। तो हमारे पास टोटल वैल्यू ये इस प्रकार रह जाएगी ई नोट रह जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एम्पलीट्यूड मतलब विद्युत तीव्रता का आयाम। इसी प्रकार हमारे पास एच मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी एच और ई की पावर आयोटा ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यदि इस इक्वेशन को हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष निकालते हैं तो आगे की स्थिति में हमारे पास इक्वेशन कुछ और बनेगी। तो हमारे पास स्थिति बन जाएगी ये वाले ए स्क्वायर ई टू म्यू सिग्मा डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू ई एस साइन डेल स्क्वायर ई और डेल टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमारे पास इन वैल्यू को इस साइड लाते हैं तो हमारे पास रह जाएगी डेल स्क्वायर
सिंगल साइड है, माइनस म्यू सिग्मा डेल अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। और हमारे पास जो ई की वैल्यू है ना, के रेस्पेक्ट में इक्वल टू है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन में डेल स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा डेल अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर में हमारे पास ई की वैल्यू है नॉट की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। हमारे पास इस इक्वेशन का डिफरेंशियल आपको इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में करना है। जैसे डेल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब तीनों एकांश जिसके सापेक्ष का अवकलन रहेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास अवकलन रहेगा इसमें आर के रेस्पेक्ट वाले में ये टोटल वैल्यू रह जाएगी 0। आगे वाले में इस इक्वेशन का अवकलन डेल अपॉन डेल टी की यानी टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो अवकलन होगा केवल इसका और डेल टी स्क्वायर, तो इसका अवकलन 2 बार हो जाएगा। तो हमारे पास अवकलन देखो इसमें वापस ये वाले में रह जाएगा, जैसे डेल स्क्वायर माइनस म्यू डेल अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का अवकलन हम करेंगे ई के रेस्पेक्ट में, और ई के साथ में हमारे पास ई नॉट पावर आयोटा ए नॉट आर टी। अब डेल स्क्वायर के सापेक्ष में जो भी हमारे पास रह जाएगा तो अवकलन होगा केवल हमारे पास किसका बन जाएगा डेल डॉट आर डेल स्क्वायर में आर का अवकलन हमारे पास रह जाएगा ई वाले से बाहर का बाहर जाएगा, वह रह जाएगा ई नॉट पावर आयोटा ए डॉट आर टी। तो हमारे पास डेल स्क्वायर का अवकलन इसके रेस्पेक्ट में रह जाएगा आयोटा ए का स्क्वायर, फिर है माइनस कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी ओमेगा सिग्मा। अब हमारे पास अवकलन रहेगा केवल टी का, तो हमारे पास इस माइनस का रह जाएगा माइनस में पहले में माइनस का माइनस ओमेगा का ओमेगा और टी का अवकलन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में 1। हमारे पास वैल्यू रहेगी ओमेगा टी। अब माइनस का माइनस ओमेगा एफ माइनस सेम रह जाएंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का अवकलन हमारे पास टी के रेस्पेक्ट में होगा लेकिन 2 बार आने पर हम वापस माइनस का माइनस ओमेगा का ओमेगा देगा होल स्क्वायर। हमारे पास में और ई के सापेक्ष में देगी पूरी बराबर में हमारे पास 0। इसमें आयटा की वैल्यू होती है, आयटा की वैल्यू देगी माइनस का रूट 1 स्क्वायर होने पर वैल्यू आती है आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। तो हमारे पास आयटा स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 1 में, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का म्यू हाँ ओमेगा और ये रह जाएगा आयोटा की फॉर्म में हाँ वाले में। आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी -1 माइनस में 1 प्लस का 1, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास पहले दे दो माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा माइनस माइनस फिर एक बार प्लस आयोटा का स्क्वायर और ओमेगा का, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाले -1 एक है माइनस ये वाला ये वैल्यू की प्लस म्यू एफ होगा इस वैल्यू हमारे पास बराबर में है टोटल हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस बराबर, इसको अगर के के बराबर में रखा जाए तो वैल्यू रह जाएगी के स्क्वायर बराबर म्यू सिग्मा ओमेगा आयोटा ये वाली प्लस म्यू एफ साइन ओमेगा का स्क्वायर
की वैल्यू बनी। अब के की फॉर्म हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में है और एक आयटा की वैल्यू में फॉर्म है, तो हम दोनों वैल्यू को हम इस प्रकार लिख सकते हैं के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू को अल्फा के रूप में और दूसरी इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं आयटा बीटा के रूप में। अगर इसका स्क्वायर किया जाए, टोटल वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, दूसरा बीटा का स्क्वायर, बीटा मतलब आयटा का स्क्वायर होगा -1, तो टोटल वैल्यू जाएगी माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आयटा अल्फा बीटा। यह हमारे पास के की वैल्यू सम्मिश्र संख्या के रूप में निर्भर करेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर पर निर्भरता। जबकि हम जानते हैं कि के की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर बराबर न्यू सिग्मा ऑफ स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू है न्यू सिग्मा ओमेगा आयटा, एक वैल्यू है न्यू एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू दी जाएगी न्यू सिग्मा आयोटा ओमेगा आयोटा, एक वैल्यू दी जाएगी हमारे पास न्यू एप्सिलॉन ओमेगा का। इन दोनों वैल्यू में हमारे पास इनकी और इनकी हम तुलना कर सकते हैं। उससे पहले ए स्क्वायर बराबर इसमें हमारे पास ये दो वैल्यू रह जाएगी वास्तविक रूप से रियल नंबर, एक रह जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर में अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू तो है हमारे पास केवल ये वाली का स्क्वायर। जबकि इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 2 आयोटा अल्फा और बीटा, जो कि हमारे पास रह जाएगा ओमेगा आयोटा, ये वाली फॉर्म में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में रह जाएगा 2 आयोटा अल्फा बराबर 2 सिग्मा ओमेगा। टोटल वैल्यू में आयोटा से आयोटा वाले में कट जाएगा। हमारे पास अगर इसमें अल्फा या बीटा की वैल्यू लिखा जाए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बीटा बराबर 2 सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा। में हम इस मान से पूरे समीकरण को एक ही वैल्यू के रूप में रख सकते हैं। एक समीकरण में केवल एक ही कांस्टेंट वैल्यू का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर टू ये वाले में अल्फा की जगह या बीटा की जगह ये वैल्यू रखते हैं। हमारे पास बच जाएगी इसमें बराबर, तो हमारे पास वैल्यू जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा की जगह वैल्यू है म्यू ओमेगा 2 अल्फा बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास केवल बीटा के रूप में, ये वैल्यू है इसमें स्क्वायर के रूप में। हमारे पास टोटल वैल्यू अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस ये वाले म्यू सिग्मा ओमेगा ऑन की वैल्यू दी जाएगी स्क्वायर में इस वाले में 4 अल्फा का स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल वैल्यू ये बनेगी। हम टोटल वैल्यू का एलसीएम यहाँ से अगर एलसीएम निकाल के इससे गुणा करें, तो हमारे पास बात बन जाएगी जैसे 4 अल्फा की घात 4 माइनस यहाँ से एलसीएम लिया गया, तो ये वैल्यू यहाँ से गुणा हुई 4 अल्फा का 4 माइनस म्यू का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। हमारे पास अगली वैल्यू दे देगी माइनस म्यू का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। और अगली वैल्यू में ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा का स्क्वायर म्यू स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास
माइनस 4 का स्क्वायर म्यू ओमेगा का स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी अगले वाले, रह जाएगी 4 सिग्मा ओमेगा का स्क्वायर, का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, और ये वैल्यू रह जाएगी माइनस में, टोटल वैल्यू है 0। अब हम श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य धराचार्य सूत्र से हमारे पास केवल इस वैल्यू में अल्फा का खर्चा, ये इसमें अल्फा वाले में ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, वो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा x बराबर प्लस माइनस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इस वैल्यू, इस फंक्शन का इस फॉर्मूले से कंपेयर वाले में, तो हमारे पास रह जाएगी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की घात हमारे पास 4 बराबर माइनस का बी, हमारे पास ये रहा, हमारे पास रह जाएगा माइनस 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 प्लस 4 न्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस रूट, रूट में बी स्क्वायर कर देगा 16, 4 का 16 न्यू स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा की घात 4 माइनस बी, फिर माइनस 4ac, 4a और c, 4ac ये रहेगा 16, फिर माइनस और ac, फिर माइनस माइनस प्लस, ये रह जाएगा हमारे पास दोनों से गुणा, न्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बटा 2a, हो गया 2a, a वाले में ये का ये, हमारे पास ये वाले में a। अब इस पूरे इक्वेशन में से हम कॉमन लेंगे का स्क्वायर बराबर ये वाली टोटल वैल्यू कॉमन, तो हमारे पास कॉमन आएगा 4 न्यू ओमेगा स्क्वायर, ये वाले क्या है हमारे पास, तो नीचे रह गया 8, तो टोटल हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बड़ी वो थी हमारे 1 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू हमने ली कॉमन 16 और न्यू स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू रही फिर 1 यहाँ पे। अब टोटल वैल्यू में जो कॉमन नहीं रहा वाले में 16 कॉमन आ गया, न्यू स्क्वायर आ गया, सिग्मा आ गया, ये बचा हमारे पास है केवल टोटल वैल्यू में हमारे ओमेगा ऑन, ये टोटल वैल्यू हमारे पास कॉमन में बची। आगे की स्थिति में ये 2 से गया हमारे पास और ये 4 से गया एक बार, हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बची, म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, अल्फा स्क्वायर बराबर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वह रह जाएगी म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर, म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई, और यहाँ हमारी 1 प्लस रूट में अपॉन एस टाइम वैल्यू में, जब हमारे पास रह जाएगी प्लस माइनस, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू को हम प्लस के रूप में लिखते हैं और बीटा के फॉर्म को माइनस के रूप में लिखेंगे, दोनों वैल्यू में हमारे पास अलग अलग पार्ट के मान आ जाएंगे, तो इसको अल्फा के रूप में लिखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी केवल ओमेगा रूट म्यू सिग्मा बाई 2, और अगले वाले में रूट में रह जाएगा 1 प्लस का फॉर्म रह 1 बाई 2 के रूप में, रूट के ऊपर एक वाले में, ऐसी की ऐसी वैल्यू हमारे पास बीटा के रूप में लिखी जाए तो हमारे पास रहिएगा ओमेगा रूट म्यू सिग्मा बाई 2 1 माइनस रूट का पावर में बाई 2 का रूट। ये हमारे पास टोटल वैल्यू इस प्रकार बनी, तो हमारे पास ई बराबर ई नॉट
की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी और एच बराबर ई नॉट ई की पावर आयोटा ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यदि हमारे पास कोई भी मीडियम हो जिसमें हमारे पास वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात के लिए विद्युतशीलता या कह सकते हैं निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एम डब्ल्यू के लिए वेग होता है या चाल होती है 10⁻⁸ पर सेकेंड। बाकी मीडियम अलग अलग में चालक या अचालक वह डिपेंड करेगा पदार्थ की विद्युतशीलता यानी म्यू के लिए, चालक पदार्थ की चालकता यानी सिग्मा पर, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर, ओमेगा पर, एक रह जाएगी विद्युतशीलता पारगम्यता, म्यू रह जाएगा पारगम्यता, एफ रह जाएगा विद्युतशीलता। इन पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चालकता निर्भर करेगी या कह सकते हैं चालकता इन चीजों पर डिपेंडेंट या इन मीडियम पर डिपेंड करेगी, पारगम्यता पर, चालकता पर, आवृत्ति पर और एफ पदार्थ की विद्युतशीलता। इन चार क्वांटिटेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंडेंट करेगी जब हम चालकता या कंडक्शन की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।